अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीकाकार है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में पाम ऑयल या कोकोनट ऑयल का बिजनेस करना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है, इसका पोटेंशियल क्या है तुर्की में। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। बहुत शुक्रिया सर। जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी खुराक की ज़रूरियात हैं वो आबादी के साथ साथ बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ ही जो जितनी भी फूड आइटम्स हैं इनकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो क्वांटिटी जो है फूड आइटम्स की वो डिक्रीज़ कर रही है एज़ कंपेयर टू इसके सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अगर हम देखते हैं। तो टर्की जो है तकरीबन 1.7 मिलियन टन जो है इंपोर्ट करता है पाम ऑयल। 1.7 मिलियन टन इंपोर्ट करता है। और इसी तरह से जो है टर्की में बहुत सी एक उसकी अपनी आबादी 8 करोड़ है, और तकरीबन 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना टर्की को विज़िट करता है। तो जितना भी टूरिस्ट आता है ज़ाहिर है उन्होंने खाना भी खाना है मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ होटल्स के अंदर और मुख्तलिफ़ जगह से। तो उसकी खाने की ज़रूरियात जो है, जो भी खाना है, जो भी कुकिंग है, वो ऑयल के अंदर होना है, तो वो एडिबल ऑयल ही होना चाहिए। तो इसलिए पाम ऑयल जो है या कोई भी खाने वाला जो तेल है, इसकी डिमांड टर्की के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसका टारगेट कस्टमर जो है वो 8 करोड़ टर्की की आबादी और 6 से 7 करोड़ टूरिस्ट हो गया। तकरीबन आप समझ लें कि 14 से 15 करोड़ जो है ये इसका टारगेट कस्टमर बन जाता है। तो इसलिए टर्की के अंदर हर साल डिमांड जो है एडिबल ऑयल की या पाम ऑयल आप ले लें, वो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप इसका बिज़नेस करते हैं एज ए इम्पोर्टर, एज ए होलसेलर या एज ए रिटेलर, तो आप इस बिज़नेस में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तुर्की के किन शहरों में पाम ऑयल का बिजनेस किया जा सकता है। जी, आप ये देखें जितने भी बड़े शहर हैं जी सर। जैसे इस्तांबुल है, अंकारा है, इज़मीर है, उसके साथ साथ अंटालिया आ जाता है, बुर्सा, देनिज़ली है, ट्रabzon, इज़मीर, जो भी ये शहर है जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, आप वहाँ पर अपने ब्रांच, और तकरीबन 40 के करीब ऐसे शहर हैं टर्की में कि जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। तो आप वहाँ पर अपना होलसेल का और रिटेल का नेटवर्क बनाकर वहाँ पर बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। हम हमेशा ये सुजेस्ट करते हैं कि आप अंकारा और इस्तांबुल को छोड़कर दूसरे शहरों में काम करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसके भी बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है, कीमतें ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर किराए भी ज़्यादा हैं। डेफिनेटली जो 60% बिजनेस एक्टिविटी है इस्तांबुल में होती है, लेकिन एक जो न्यू बिजनेसमैन है उसके लिए छोटा शहर जो होता है, क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो पहला, क्योंकि 2 4 6 महीने आपको टर्किश कल्चर को समझने में, टर्किश बिजनेस एटीट्यूड को समझने में आपको टाइम लग जाता है, तो वो सर्वाइवल टाइम होता है। तो अगर आप वो 4 से 6 महीने सर्वाइव कर जाते हैं तो उसके बाद बिजनेस में आपका बिजनेस आउटपुट आना शुरू हो जाता है, और आप बड़ी आसानी से बिजनेस को रन कर पाते हैं। तो इसलिए हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप इस्तांबुल और अंकारा को छोड़कर इज़मीर है, अंटालिया है, उसी तरह बुर्सा है, देनिज़ली है, ट्रabzon है, एर्जुरूम है, और इसी तरह से जोंगुल्दाक है। ये मुख्तलिफ शहर हैं। तो सैमसंग भी उसका एक शहर है। तो आप इन शहरों के अंदर जो है बिज़नेस करें। यहाँ पर जो है दुकान के किराए कम होंगे, वेयर हाउसेस के किराए कम होंगे, आपके रहने वाले रहायश का रेजिडेंशियल जो हाउस है उसका किराया कम होगा। तो आपके ओवरहेड जो होते हैं, और आपको मुलाजिम भी सस्ता मिल जाएगा, तो ओवरहेड आपके कम से कम होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपका बिज़नेस जो है वो आसानी से ग्रो करना शुरू कर जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। जब आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाए तो आप जहाँ मर्ज़ी ब्रांच बनाएं, इस्तांबुल में भी करें, अंकारा में भी करें, और हमारी ये ख्वाहिश है कि आप अपने बिज़नेस में कामयाब हों। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप के कई ममालिक में पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जी इसी जी। तरह तुर्की का जो आपने बताया कि वहाँ पे भी इसका स्कोप और पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं?
देखिए, पाम ऑयल जो है एक एडिबल ऑयल है। जी सर। जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो टर्की की अपनी आबादी जो है वो अच्छी खासी है, और उसके साथ साथ टर्की में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। जी सर बिल्कुल। वैसे भी पाम ऑयल पूरी दुनिया में खाया जाता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कुछ कंट्रीज़ जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं और बाकी जो है एज ए इम्पोर्टर काम करते जी हैं। सर बिल्कुल ठीक है। तो टर्की में भी यही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, टूरिस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो है डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये सर मैं बात आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में पाम ऑयल के बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। जब हम बात करते हैं कि बिग प्रोड्यूसर कंट्रीज़ कौन से हैं, तो इसमें टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हमारे पास सबसे पहले इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया का पाम ऑयल के अंदर नंबर 1 एक्सपोर्टर है। इंडोनेशिया के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर मलेशिया है पाम ऑयल में, और उसके बाद ग्वाटेमाला आ जाता है, फिर हमारे पास कोलंबिया है। इसके साथ साथ पापुआ न्यू घाना जो है ये कंट्री है, ये भी इंडोनेशिया के साथ ही है। इसी तरह से फिलिपाइन है, वियतनाम है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। ये बड़े टॉप जो है एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, जिनमें टॉप में हमने कहा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिपाइन है और वियतनाम है। ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं ये टॉप एक्सपोर्टर कंट्री जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, इंडिया, टर्की और दूसरे ममालिक को पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पर पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाले ममालिक कौन से हैं? जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल बहुत है। शुक्रिया सर। जब आप देखते हैं कि जिन ममालिक की आबादी ज़्यादा है, जी सर जैसे मसलन इंडिया है, पाकिस्तान है, टर्की है, ये बड़े कंट्रीज़ हैं। बिल्कुल सर। तो जिनकी आबादी ज़्यादा है तो ये बड़े पैमाने पर अपनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 इम्पोर्टर कंट्री है पाम ऑयल का। तो इंडिया के बाद चाइना आ जाता है, बड़ा कंट्री है। उसके बाद फिर नीदरलैंड है, स्पेन है, इटली है, अमेरिका है, रशिया है, मलेशिया, जर्मनी, जापान है, पाकिस्तान है, बेल्जियम है, टर्की है, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया, चाइना, रशिया के बाद टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये बड़े ममालिक हैं जो बड़े पैमाने पर पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अपनी ज़रूरियात जो है खाने पीने की अशिया की ज़रूरियात या फूड आइटम्स की ज़रूरियात जो है वो पूरा करते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करने वालों में से दुबई भी एक नाम है, सऊदी अरेबिया भी एक नाम है। तो हमारे बहुत से भाई वहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो वहाँ की निस्बत तुर्की में बिजनेस करते हैं तो उनके लिए क्या स्कोप है, तुर्की में क्या पोटेंशियल है? जी, ये एक बहुत टेक्निकल और अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत से हमारे भाई, आपको पता है कि सऊदी अरब और दुबई के हालात जो बिज़नेस के लिए इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहे। जी सर। पहले तो इशू ये है कि वहाँ पर एक तो दुबई में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। जी सर। सऊदी अरब में जो है कफील का निज़ाम जो है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सर। दुबई और सऊदी अरब की निस्बत जब हम टर्की में बात करते हैं तो आप जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं टर्की में, यहाँ पर कफालत का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर 100% आपकी अपनी कंपनी। ज़बरदस्त सर। और आपको बिजनेस के ऊपर बिजनेस रेजिडेंस मिलती है, और आप फिर आगे जो है अपनी फैमिली और बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं। 5 साल जब आप टर्की में लगातार बिजनेस करते हैं, रहते हैं, तो 5 साल बाद आप टर्की के शहरी बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। लेकिन दुबई या सऊदी अरब में अगर आप 5 साल रहते हैं, बल्कि 10 साल या 20 साल भी रहते हैं, कुछ तो भी आप नहीं है वहाँ के सर। शहरी नहीं बनते। बिल्कुल सर। वहाँ पर कफील भी लाजमी है, यहाँ पर कफालत का कोई सिस्टम नहीं, 100% ऑनरशिप है। जी सर। 5 साल बाद आप शहरी हैं, और दुनिया के 110 ममालिक में आप आसानी से वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विद टर्किश पासपोर्ट। बिल्कुल सर। तो आपके पास डुअल नेशनलिटी की सहूलत, आप पाकिस्तान की शहरियत रखते हुए टर्की के भी शहरी बन जाते हैं। जी सर। तो ये टर्की और पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि आप पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकते हैं, टर्की की शहरियत भी रख सकते हैं। 5 साल बाद आप शहरी बन जाते हैं। तो सऊदी अरब और दुबई ने आपको ये सहूलतें नहीं दी हुई। और फिर जो टर्की एक रीजनल हब है, तकरीबन जितने भी यूरोप है उसका 60 to 70% जो इंपोर्ट्स हैं वो टर्की से होती हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। यूरोप का दूसरा बड़ा सप्लायर है चाइना के बाद। जी सर। इसी तरह से बहुत से यूरोपियन कंपनीज टर्की में मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है यूरोप को, उसके अलावा जितने सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इराक है, शाम है, ईरान है, अजरबैजान है, रशिया, जॉर्जिया, इन सारों को भी टर्की बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल और फूड आइटम्स और दूसरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। जी सर। मोड ऑफ बिजनेस, और फिर टर्की की अपनी आबादी 8 करोड़ के करीब अपनी आबादी है।
टूरिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है, 6 करोड़ 7 करोड़ टूरिस्ट आता है। जबरदस्त सर। बिजनेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जी सर। उसके बाद आपको वो गुलाम नहीं समझते, आपको अपना दोस्त और भाई समझते हैं। जी सर। जबकि अरब ममालिक जो है आपको अपना गुलाम समझते हैं, आपके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं, आपको अपने घर में बुलाकर साथ बिठाकर एक ही टेबल पर खाना नहीं खिलाएंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। सऊदी अरब, ये टर्की, यहाँ पर आपको एक ही जगह पर बिठा के आपको खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आपको इज्जत भी करेंगे। जी तो सर। यहाँ आप पैसे के साथ साथ आप इज्जत भी कमा रहे हैं, स्टेटस भी कमा रहे हैं। ऐसा ही है सर, वहाँ बिल्कुल। पर ये है कि एक वक्त के बाद आप पैसा भी नहीं कमा पाते और अपना वक्त भी ज़ाया होता है। ठीक है, एक लेबर तबके के लिए वो है कि वो उनको बेचारों को चले नौकरी मिली हुई है, वो भी आजकल नहीं है। जी सर। लेकिन बिजनेसमैन के लिए मैं ये समझता हूँ कि टर्की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी सर, माशाल्लाह, मैं आपका बड़ा सर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे सवाल का इतने अच्छे से जवाब दिया है सर। बहुत शुक्रिया सर। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।